फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। देखिए जो हमने अभी नया टॉपिक शुरू कर रखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं समझोगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको टॉपिक नहीं आने वाला। और ये मैंने कल भी बताया था कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो है ये डायमेंशनल फॉर्मूला आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे जैसे आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो इनके यूजेज होंगे आपको। ठीक है, यूज होगा, तो इसलिए जो है आप इनको जो है एक बार प्रैक्टिस करिए। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको फॉर्मूला होना चाहिए। और उनको मैंने कल बताया था कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब ये है कि हम किन्हीं भी क्वांटिटीज को हम फंडा यानी कि जो ड्राई यूनिट से ड्राई क्वांटिटीज से हम ड्राई क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है इम्पल्स। इम्पल्स आपने नहीं पढ़ा है, इम्पल्स होता क्या है। देखिए इम्पल्सिव फोर्स है एक तरह से। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स का मतलब ये है कि शॉर्ट टाइम के लिए जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को आपने क्या किया, दीवार से ऐसे फेंका, स्ट्राइक की दीवार के साथ, टकरा के शॉर्ट टाइम के लिए टकरा के स्ट्राइक करके आपके हाथ में आ गई, नीचे आ गई, वापस बैक हो गई वो। ठीक है, तो वहां पे क्या है आपके पास में कि इम्पल्सिव फोर्स जो होता है ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड फोर्स इनटू में शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई किया है। या फिर आप ये भी बता सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, जैसे F इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, न्यूटन्स लॉ पढ़ा है आपने, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया है। न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp क्या आ गया आपके पास में, यानी कि F dt। और बेटा F और dt का प्रोडक्ट जो है मैंने क्या बताया था, इम्पल्सिव फोर्स। तो dp को आप क्या लिखेंगे, क्या है ये आपके पास में चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, इम्पल्स F क्रॉस डेल्टा टी, या डेल्टा टी का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। अब फोर्स देखिए, फोर्स मैंने उस दिन कल भी बताया था आपको, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैं एरो क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन देते हैं। क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। और स्केलर के पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ये कोई डायरेक्शन नहीं देती। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो फोर्स है, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है तो फोर्स लगाते ही बॉडी क्या करने लग जाती है, एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है। यानी फोर्स लगाते ही बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बॉडी रेस्ट मोशन में आ जाती है, या फिर कोई मोशन में थी वो क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो यानी फोर्स लगाने किसी बॉडी की डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। तो यानी ये क्या है आपके पास में, फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में मास क्या है, m1, एक्सेलरेशन क्या होता है, L1t-2। कैसे आया L1t-2, देखिए एक्सेलरेशन कल मैंने बताया था क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और नीचे टाइम फिर है। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में, तो मीटर लेंथ आ गया। और टाइम को हम किससे लेते हैं, t², दो बार टाइम आ रहा है तो क्या बन गया, L1t-2। तो ये किसका है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने उठा के पुट कर दिया। तो फोर्स का क्या है, m1 L1t-2। ठीक है, अब हम इसको यहाँ उठा के रखेंगे तो इम्पल्सिव फोर्स देखो क्या आ जाएगा, फोर्स का m1 L1t-2 और डेल्टा टी का क्या आ गया, t1। तो क्या बन गया बेटा, ये m1 L1t-1 क्या है, ये इम्पल्सिव फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। सीधा सा कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला इनको रटना नहीं है, क्योंकि जब तक रटोगे, समझोगे नहीं, रटोगे आप कितने रट लोगे। बहुत सारी ऐसे हमारे पास में क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्रैम करने की बजाय आप इनको सोल्व करो। ठीक है, जितने ज्यादा सोल्व करेंगे आपके जो है इतना ही अच्छे से समझ में आएगा। जितना निकाल के आप समझो कैसे निकालते हैं, यानी किसी भी ड्राई यूनिट को, ड्राई क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसकी जो पावर्स होती है, पावर्स हमें क्या देती है, डायमेंशंस। ये देखो L1 1 -1 क्या है, ये डायमेंशंस किसके,
ये मास की 1, लेंथ की क्या है 1 और टी की क्या है -1। अगर मैंने इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दिया क्या दे देगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर मैंने इसके आगे लिख दिया इम्पल्सिव इज इक्वल टू ये, तो ये हमें क्या देगा ये डायमेंशनल इक्वेशन देगा ये। ठीक है, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस इक्वेशंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा है आपके पास में मोमेंटम। तो मोमेंटम देखो, मोमेंटम जब भी कोई बॉडी मोशन में है यानी कि मूव कर रही है, मान लो फैन चल रहा है, किसका मास क्या है m, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ये v स्पीड से, कोई भी बॉडी लगातार मोशन में है तो उसके साथ में क्या होगा एक मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम क्या आएगा p बराबर में मास इंटू वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की। तो आपके पास में क्या बन गया ये p का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया m1 l1 t-1, सीधा सा आ गया ये आपके पास में। ठीक है, अभी हमने जो है इम्पल्सिव फोर्स का क्या देखा था, उसका भी यही आ रहा था, अभी पढ़ा था ना। इम्पल्सिव यानी कि आप क्या बताएंगे, मोमेंटम और मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम, यानी कुछ क्वांटिटीज हमारी ऐसी होती हैं जिनके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, विच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास में मोमेंटम है, दूसरा क्या आ गया इम्पल्स आ गया, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हम क्या बताएंगे क्या आ रहा है भाई, दोनों का सेम आ रहा है। किस किस का, मोमेंटम और इम्पल्स का। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब आ जाओ वर्क एंड एनर्जी पे। वर्क देखो, कल भी करवाया था मैंने वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या बताया था m1 l1 t-2, अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट l1, ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ये हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, m1 l2 t-2 किसका बन गया ये, एनर्जी यानी वर्क का। ठीक है, अब मैंने बताया था एनर्जिकल की जितने टाइप्स की एनर्जी होती है, वर्क भी क्या है एक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो वर्क और एनर्जी दोनों का सेम आएगा। जैसे मैं एनर्जी ले रही हूँ काइनेटिक एनर्जी, हाफ क्या है डायमेंशनल लेस, और डायमेंशनल लेस यानी ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटीज का कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो यहाँ हम क्या बताएंगे, हाफ क्या है कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। तो क्या बताएंगे, हाफ इज कांस्टेंट and constants have no any dimensional formula। कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इनका नहीं होता। तो क्या आ जाएगा, m का क्या होता है m1 वेलोसिटी l1 t-1 और इसका स्केयर m1 l2 t-2। तो क्या देखा आपने, वर्क और एनर्जी दोनों का सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास में, वर्क और एनर्जी का बताया। अब आ जाओ पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप इसको ये भी लिख सकते हैं एफ इंटू वेलोसिटी, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। फोर्स के लिए m1 l1 t-2, डिस्टेंस के लिए l1 और ये t1। तो आपके पास क्या आ गया m1 l2 t-3। ठीक है, यहाँ इससे निकालो एफ बी से, पावर होती है ये। तो m1 l1 t-2 l1 t-1 m1 l2 t-3। तो क्या आ गया ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक है, अभी देखिए प्रेशर भी बताया था कल मैंने। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है
L1T-2 अपॉन L2, तो M1 L-1T-2 ऊपर गए ना, एक कैंसिल कर दो, एक L1 बचा, ऊपर जाएगा तो -1, तो हमारे पास में क्या आ गया प्रेशर का, क्या बना M1 L-1T-2। इसी तरह से हमारे पास में क्या है स्ट्रेस, ये आप लोगों के लिए नई फॉर्मूला है स्ट्रेस। देखो क्या होती है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक वायर है, वायर को मैंने खींच रखा है, इस तरह से सस्पेंड कर रखा है, ये वायर है, रिजिड स्पॉट है, इसके नीचे मैंने वायर लटका दिया और इसके नीचे हमने कोई भी एक लोड लगा दिया, कोई लोड लगा दिया जिसका वेट क्या है mg। अब जैसे इसके ऊपर लोड लगाया तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। मान लो ये यहाँ से पहले लोड यहाँ था, ये जैसे लोड लगा थोड़ा सा, ये पहले इसकी लंबाई कितनी थी वायर की, L लंबाई थी, जैसे लोड लगाया इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही क्या हो जाएगा, वायर के अंदर कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मान लो ये यहाँ से लेंथ थी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी लेंथ प्रोड्यूस होगी, इसकी बढ़ गई लेंथ, कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बढ़ेगी, ठीक है। कब हुई है, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके टोटल क्रॉस, इस वायर के टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर कितना लोड लगाया है, जितना ज्यादा लोड लगाएंगे वायर क्या होगा, नीचे की तरफ उतना ही ज्यादा खींचेगा, वायर कैसा होता जाएगा, पतला होता जाएगा, लंबा होगा, ठीक है। अगर फोर्स कम लगाएंगे तो वायर क्या होगा, यानी उतना ही कम नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा। तो स्ट्रेस जो होता है यानी कि टोटल फोर्स, यानी टोटल क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो है आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का सेम आता है, तो स्ट्रेस एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। निकालो फोर्स के लिए क्या होता है, M1 L1T-2 अपॉन में L2, एक से कैंसिल, तो क्या बचा M1 L-1T-2, क्या बचा, ये हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस यानी एरिया, एरिया के क्रॉस टोटल कितना फोर्स लग रहा है। इसका एरिया, वायर का एरिया क्या था, ए था, इसके क्रॉस इस वायर के क्रॉस जो है आपने कितना फोर्स लगाया, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लंबाई बढ़ेगी, लेंथ में चेंज आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेस। अब आ जाओ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, देखो मैंने अभी क्या बताया, पहले लेंथ इस वायर की क्या थी, लेंथ L थी, जैसे फोर्स लगाया, फोर्स लगाते क्या होगी, इसमें लंबाई बढ़ गई, लेंथ चेंज होगी, तो आप क्या बताएंगे स्ट्रेन जो आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। लेंथ कितनी चेंज हुई है, डेल्टा L, ओरिजिनल कितनी थी L, ठीक है। तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं M0 L1T0 M0 L1T0, क्या बन गई, कैंसिल हो गया, क्या बन गया डायमेंशनल लेस M0 L0T0, क्या है ये के डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, लेस कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। स्ट्रेन इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, जिसके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अगर मैंने एक और बताया था, एंगल बताया था, एंगल इज आल्सो डायमेंशनल लेस। एंगल का मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू L/R, ऊपर भी L है नीचे भी L है, तो क्या आ गया L/L, क्या बन गया L0, तो क्या थी ये डायमेंशनल लेस था, ठीक है। तो एंगल भी क्या बताएंगे, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है हमारे पास में। बेटा अभी अगला पूछा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है, देखो जब भी हम किसी भी वायर के ऊपर जितना ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे, लोड बढ़ाने पर यानी कि लोड जितना मैं फोर्स लगाऊंगी इसके ऊपर उतना ही ज्यादा क्या आएगा, इस वायर में एक्सटेंशन क्या होता जाएगा, प्रोड्यूस होगा। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर हमने इस वायर से यानी जितनी इसकी लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वायर टूट जाएगा। तो यहाँ इसके अंदर लेंथ क्या थी इसकी, एक्चुअल में L थी, अब बाद में कितना आ गया डेल्टा L, कब आया जब इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि जब भी आप क्या करें किसी भी बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब स्ट्रेस जितना ज्यादा लगाएंगे क्या होगा, स्ट्रेन उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसकी जो स्टेटमेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जैसे हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई और स्ट्रेन। ये जो ई है ये कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये आपके पास में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब स्ट्रेन हमने क्या पढ़ा है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है किसके पर, यानी कि ई का किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस के इक्वल, और स्ट्रेस का किसके इक्वल होता है, एफ बाई ए के इक्वल। ठीक है, तो एफ का क्या होता है, m1 L1 T-2 अपॉन में L2, क्या आ गया m1 L-1 T-2। ये इसका फॉर्मूला आ गया किसका, ये इलास्टिसिटी का। अब इलास्टिसिटी चाहे आपकी कितनी, तीन टाइप्स की होती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का क्या हो जाती है, लेंथ या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इसको वाई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। वो क्या है, स्ट्रेस है, ये क्या है, स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन को क्या लेंथ में चेंज आता है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये क्या है, स्ट्रेस। दूसरा बल्क मॉडुलस, यानी कि जब भी हम बल्क मॉडुलस को बी से डिनोट करते हैं, इससे बी से, और ये क्या होता है, देखो नीचे डायमेंशनलेस है, किसके एफ बाई ए के इक्वल ही आएगा इसका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का मतलब जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करते हैं इस बॉडी का वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे आपने इन दोनों में देखा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है बेटा, एफ बाई ए के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, इस केस में भी किसके इक्वल आ रहा है, एफ बाई ए के इक्वल। अब थर्ड आता है मेरे पास में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या कहता है कि आपने जब फोर्स अप्लाई किया है तो उस बॉडी के शेप साइज यानी कि उसका डेल्टा थीटा बाई थीटा चेंज इन, यानी कि एंगल में कुछ चेंज आ जाता है। पहले कुछ और एंगल था और जैसे फोर्स अप्लाई किया तो उसके एंगल में कुछ चेंजेस आ गया, तो यानी ये क्या कहलाएगा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीन टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस का ये इक्वल, और स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बताया मैंने, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के लिए क्या होता है m1 L1 T-2, और एरिया के लिए क्या है L2। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चाहे किसी भी टाइप्स, यानी क्या लिखेंगे, ऑल टाइप्स of modulus of elasticity have same dimensional formula as stress। जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं इन सबके पास में किसके जैसा होगा, स्ट्रेस के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। करवाए देखिए अभी खोला था मैंने। क्या होता है कि जब भी हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी को कहाँ डाल रहे हैं, किसी भी विस्कस मीडियम, मान लो वाटर के अंदर आपने एक स्फेरिकल बॉल ली, उस बॉल को आपने नीचे डाला, तो क्या होगा, हमने जिस स्पीड से उस बॉल को नीचे डाल रहे हैं, जितनी ज़्यादा बॉल का साइज होगा, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी, क्या करेगा वहाँ पे लिक्विड में उतना ही ज़्यादा मोशन आएगा। और लिक्विड जब मोशन तेज़ी से करेगा, जितनी तेज़ी से आप फेंकेंगे बॉल को, जितनी ज़्यादा स्पीड से, क्या होगा, लिक्विड मोशन में आएगा। और मोशन में आएगा तो वहाँ पे उसके मोशन को अपोज करने के लिए क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स। जिस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो ये क्या कहता है, विस्कस फोर्स जो है ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ बॉल। यहाँ मैं लिख देती हूँ, किसका बता रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कैसा फोर्स है, विस्कस फोर्स। ठीक है, क्या बताएंगे विस्कस फोर्स, यानी कि आपके पास एक स्टोक्स थ्योरम आती है। स्टोक्स थ्योरम यही कहती है कि अगर किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी यानी क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, या फिर जितनी ज़्यादा वेलोसिटी अगर उसके पास आपने फ्रीली फॉल करवाया है, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी वहाँ पे क्या होगा, विस्कोस फोर्स उतना ही ज़्यादा उस बॉल के ऊपर एक्सर्ट होगा। तो ये किसके ऊपर, वी के ऊपर। दोनों को हम कंबाइन करते हैं आर वी, और जैसे हम इसको खोलेंगे क्या आ जाता है, 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई कॉन्स्टेंट है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या आ गया, एफ अपॉन में 6 पाई आर वी। हमें किसका चाहिए, ईटा का। एफ क्या है, फोर्स,
m1 L1 t माइनस 2, 6 पाई क्या है कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस है, r के लिए क्या आ गया L1 और वेलोसिटी क्या है L1 t माइनस 1, ये इससे कैंसिल, m1 L माइनस 1 t माइनस 1, ये क्या आ गया आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे, देखिए बेटा अभी जो आगे हमारे पास में 10-11 क्वांटिटी जो लिखी है मैंने, इनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्वांटिटीज आप लोगों के लिए नहीं है तो ध्यान से समझना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर का मतलब क्या है, जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा है सर्कल में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो इसने सर्कल के सेंटर के साथ एक एंगल बनाया है। ठीक है, तो इसने मान लो लेंथ कितनी ली है, एक स्मॉल लेंथ है ली है, ये क्या है इसकी रेडियस, यहाँ जो एंगल बनाया है स्मॉल एंगल, तो आपके पास या थीटा भी ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लेंथ। तो आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, या दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है क्या होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मान लो आप एक सर्कुलर पाथ के चारों ओर क्या कर रहे हैं, यानी पार्क है, पार्क में चारों ओर आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पार्क है और उस पार्क के चारों ओर आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है वहाँ पे, जब अगर आप वापस उसी पॉइंट से जहाँ से चले थे वहाँ पर वापस अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास में कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो उसके सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बना है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपके यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ये क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, क्या कहलाएगा ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए थीटा क्या है एल बाई आर, एल क्या है L1, आर भी क्या है L1, तो क्या है m0 L0 T0, यानी क्या है ये भी डायमेंशनलेस एंगल के इक्वल आया है ये। ठीक है, लेकिन इसके पास यूनिट होती है, क्या होती है, रेडियन। मैंने उसमें भी बताया था प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा है कि सर्कुलर में मूव कर रहा है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक मैंने बताया था सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा है स्फीयर के, यानी कि स्फीयर के सेंटर के साथ एक एंगल बनाया गया है। ठीक है, जहां पे किसके इक्वल होगा कि इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज लेंथ, यानी कि जो लेंथ है यानी कि जिसका एरिया जो है वो किसके इक्वल है, हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। यानी कि मैंने क्या लिखा था प्लेन एंगल को, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। डी ए यानी कि ये जो एरिया कट किया है, जो एरिया इतना लिया है उस एरिया को बनाने में जो है कितना जो है एंगल सबटेंड हुआ है, तो ये क्या कहलाता है आपका सॉलिड एंगल कहलाता है। ये डिपेंड करता है यहाँ पे एंगल किस तरह का लिया गया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं यहाँ पे सॉलिड एंगल बताएंगे। ठीक है, अब सेकंड आ जाओ हमारे पास में कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी जो है क्या है, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी है, लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब स्ट्रेट पाथ के अंदर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो लीनियर वेलोसिटी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर का मतलब क्या है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर में मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपके पास में ओमेगा जो आएगा वो क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, थीटा क्या है हमारे पास में डायमेंशनलेस, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका, ये क्या लिख दोगे m0 L0 T0 अपॉन में टाइम के लिए क्या होगा T1, तो क्या बन गया m0 L0 T माइनस 1, क्या आ गया ये डायमेंशनल, किसका आया है ये एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं ओमेगा।
ठीक है। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, उसको सर्कुलर मोशन में हम क्या कहेंगे, एंगुलर स्पीड को एंगुलर जो है क्या है, वेलोसिटी। थर्ड आ जाओ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर ये यहाँ लिख दो, सिमिलर लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और ये क्या है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, जो सिमिलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब थर्ड आ जाओ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटा हम किसे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आपने क्या पढ़ा है, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा है। लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके पास में वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को आप टी से डिवाइड कर देते, क्या बन जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को टी से डिवाइड करते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, डी ओमेगा क्या है आपके पास में, ये पढ़ा है, तो यानी क्या आएगा, टी इनवर्स अपॉन में टी, तो क्या आएगा, टी की पावर -2। क्या आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन का, टी की पावर -2। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आएगा आपके पास में, एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, टी माइनस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं m0 L0 t -2। इसका मतलब मास के पास, मास के कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ के पास है, ओनली डायमेंशन किसके पास में है, टी के पास में। ठीक है, पूरा ध्यान दे। देखिए अभी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास में, कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टेकन बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टेकन बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल्स के द्वारा कितने रिवॉल्यूशंस लिए गए हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो क्या बनेगा इसका, m0 L0 t -1। तो फ्रीक्वेंसी और आपके पास में इसका एंगुलर वेलोसिटी का सेम होगा। ठीक है, जैसे हम एक रिलेशन पढ़ते भी हैं, ओमेगा क्या होता है, 2π। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ओमेगा जो है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओमेगा का ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 2π क्या है, या कांस्टेंट। ठीक है, अपॉन में t है, तो ये क्या बन जाएगा, t इनवर्स। तो क्या बताएंगे, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसके बीच में, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, न्यू एंड लीनियर वेलोसिटी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपके पास में, कोई भी रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, कि फोर्स लगाने में, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसकी शेप साइज चेंज कभी नहीं होती, इमेज क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो यानी क्या बताओगे, रिजिड बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाने पर वो बॉडी कभी भी अपनी शेप साइज को चेंज नहीं करती, वो क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक है, विच डज नॉट चेंज, विच डज नॉट change their shape and size। जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने पर उसके शेप साइज में कोई चेंज नहीं आता। इस रिजिड बॉडी के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मान लो ये पार्टिकल्स हैं, m1 मास, m2 मास, m3 मास, m4 मास और डस m। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये आई से इसको डिनोट करते हैं। आई जो है वो क्या बताता है आपके पास में, कि इनकी जो है, इनके जो सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस एक एक्सिस है, पर्टिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसकी डिस्टेंस r1, सेकंड पार्टिकल इसकी डिस्टेंस r2, थर्ड पार्टिकल इसकी डिस्टेंस r3, फोर्थ है इसकी r4। यानी एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या करते हैं, जब ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, एक तरह से ये एनालॉग है किसका, मास का।
कि ये क्या बताता है किसी बॉडी के अंदर कितना मास कंटेन है। ठीक है, जैसे हम मास पढ़ते हैं, इनर्शिया पढ़ते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या है कि किसी भी क्वांटिटी में कितना मैटर कंटेन किया, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये रोटेशनल मोशन में जो हम इसको मास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये लीनियर मास का जो होता है उसका एनालॉग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, m1r1²। सेकेंड का m2r2²। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये जो है इस एक्सिस के अबाउट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो I3 जो है वो क्या आ जाएगा, m3r3 का स्क्वायर। ऐसे हम डेल सबका लेंगे और सबका जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास में ये क्या आ जाता है, mr²। तो आप ये याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या आएगा, I जो है m1 और रेडियस का L2 स्क्वायर है, तो ये आपके पास m1 L2 बन गई। ठीक है, ये क्या है आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास में आएगा रोटेशनल मोशन, जब हम पढ़ेंगे 5th यूनिट उसके अंदर पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सिर्फ आप अभी फॉर्मूला याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अलग अलग बॉडीज का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सिर्फ हम ये जनरल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। नेक्स्ट है टॉर्क। डेली यूज में देख रहे हैं कि आप जो है शीशा झूला होता है, 2 बच्चे हैं तो ये आपके पास शीशा झूला होता है, यहाँ पिवोट होता है, कभी ये नीचे की तरफ ऐसे उठ जाता है, कभी ये ऐसे नीचे की तरफ। एक साइड जो है जहाँ वेट ज़्यादा होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, डाउन वेट कम होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये फिक्स एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। ये क्या है, एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के अबाउट क्या है, ये मूव कर रहा है। तो यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, टॉर्क। उस टॉर्क के कारण ये क्या कर रहे हैं, रोटेट। ठीक है, यहाँ पे इस बॉडी के पास मास फोर्स था, यहाँ इस बॉडी के पास फोर्स था। ठीक है, एक परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही है। इस डिस्टेंस के अबाउट यहाँ पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक टॉर्क। और उस टॉर्क के कारण वो जो झूला है, शीशा झूला, वो क्या करता रहता है, ऊपर नीचे जो है वो उठता रहता है। तो यहाँ पे हम टॉर्क क्या बताएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। ठीक है, आइदर फोर्स, ये वाला फोर्स लिख सकते हो चाहे ये वाला, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, डायरेक्शन से इसकी उल्टी होगी। तो यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होगा, R का L1, फोर्स के लिए m1 L1 T-2। ठीक है, तो टॉर्क का क्या आया, m1 L2 T-2। किसके इक्वल आया, ये एनर्जी के इक्वल आया। एनर्जी एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। दोनों के पास क्या होंगे, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे। किसके पास में, एनर्जी और टॉर्क दोनों के पास में। अभी आ जाइए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंट ये सब हम रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। mvr, m मास है, v वेलोसिटी है और r क्या है, रेडियस। तो क्या बना बेटा, m1 L2 T-1। ये हमारा इसका आ गया एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट जो है, जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं फोटॉन्स के फॉर्म में, किसकी इक्वल होती है, उनके पास एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है यहाँ, एनर्जी, एच क्या है यहाँ, प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी। तो एच का फॉर्मूला निकालो, ई अपॉन में न्यू। ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या बनेगा, m1 L2 T-2। फ्रीक्वेंसी क्या है, T-1, तो m1 L2 T-3। ठीक है, ये हमारे पास में किसका आया, प्लांक्स कांस्टेंट। और प्लांक्स कांस्टेंट हमने पीछे निकाला था, किस क्वांटिटी के इक्वल है ये, प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बेटा वो कौन सी क्वांटिटी के इक्वल है। देखो ध्यान से, एक बार इसके बारे में आप लोग पहले कर चुके हैं, ये मैंने करवाया था आपके पास में, जिसका किसके इक्वल आया था, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। एंगुलर मोमेंटम के इक्वल
इक्वल नहीं आ रहा हमारे पास में ये, यानी एंगुलर मोमेंटम में t-1 होता है। ठीक है, यहाँ आपके पास में क्या आएगा, देखो t-1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, -1 ही आएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। और ये क्या आ गया, ये क्या लिखेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट एंड मोमेंटम हैव, लीनियर मोमेंटम है ये, एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस यानी कि कैरी करेंगे ये। ठीक है, अब आ जाओ एनर्जी डेंसिटी। मीन्स एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जहाँ पे भी डेंसिटी की बात आ जाती है, एनर्जी डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना, तो यानी उसकी टोटल वॉल्यूम, टोटल लीनियर का मतलब उसकी टोटल लेंथ के अलॉन्ग कितना जो है चार्ज है या मास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो है ये क्या यू से डिनोट कर रही हूँ इसको। टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती है, m1 L2 T-2 पड़ा है, हाफ mv²। देख लो किसी भी टाइप्स की एनर्जी हो क्या होगा, एनर्जी सबके लिए क्या होगा सेम, वॉल्यूम क्या होता है L3, तो क्या आएगा m1 L-1 T-2, क्या आ गई ये एनर्जी स्टोर। अगर आपके पास क्या बोलता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास का मतलब क्या है कि टोटल लेंथ के अलोंग कितना मास यूनिफॉर्मली, यानी कि टोटल जो है मास कितना है m/l, वो क्या कहलाता है लीनियर। लीनियर ये लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ के अलोंग कितना मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये m1 L-1 T0, ये किसका होता है लीनियर मास। सरफेस मास डेंसिटी यानी टोटल सरफेस, यहाँ पे a आ जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है। लीनियर मास यानी टोटल मास जो है, टोटल लेंथ के अलोंग कितना मास यूनिफॉर्मली सेपरेट है। अब आ जाओ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग सभी ने देखी होगी, स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं, जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटेंशन क्या होगा उसमें उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितना खींचेंगे क्या होगा, मान लो ये स्प्रिंग है आपके पास, इस स्प्रिंग के ऊपर जितना लोड लगाएंगे एक्सटेंशन क्या होगा उसमें उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना लोड लगाओगे एफ की वैल्यू। ठीक है, तो ये फोर्स तो बढ़ रहा है, जब आपने फोर्स जितना लगाओगे एक्सटेंशन क्या होगा उसमें उतना ही ज़्यादा आएगा। तो जैसे ही आप इसको खोलते हैं प्रोपोर्शनल को, तो इसकी जगह कांस्टेंट, और यहाँ ये माइनस होता है क्योंकि जितना खींचोगे तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये के जो है ये क्या कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या फोर्स कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या बनेगा F/x, ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसके मोशन को अपोज करता है। तो F का क्या आएगा m1 L1 T-2 अपॉन में L1, तो क्या बना बेटा ये m1 T-2। ठीक है, अब है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में देखो कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रेडियंट का मतलब समझो, सबसे पहले ग्रेडियंट का मतलब जहाँ पे भी आ जाता है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और उस क्वांटिटी के साथ में ग्रेडियंट लगा दिया, तो उस ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो भी दे रखी है उस क्वांटिटी को आप क्या कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट दे दिया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का नाम v/l, तो v क्या होता है L1 T-1 अपॉन में L1, क्या आ गया T-1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको क्या बोल दे, मान लो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दे, या आपके पास में कुछ भी बोल सकता है, यानी कि ग्रेडियंट से एनर्जी ग्रेडियंट बोल दे, जैसे एनर्जी ग्रेडियंट, तो आगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या आएगा एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो एनर्जी के लिए क्या होगा m1 L1 L2 T-2 अपॉन L1, तो क्या बनाएंगे m1 L1 T-2 जो फोर्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला देते हैं। ठीक है।